तो भाजपा मुख्यालय से इस समय आप सुन रहे थे भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को, जिन्होंने कहा कि आप पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आपके सभी नेता कहते थे कि आबकारी मामले में उनका हाथ नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर उन्होंने चुप्पी क्यों साधे हुई है। और जब केजरीवाल कहते थे कि यह मामला फर्जी है तो फिर वो ऐसे में चुप क्यों है। प्रसाद ने ये भी कहा कि इतना बड़ा स्कैम सीएम की रजामंदी के बगैर किसी हाल में नहीं हो सकता, और ऐसे में जब जांच चल रही है तो फिर वो जांच से क्यों घबरा रहे हैं। और इसके साथ ही आइए बुलेटिन में शुरुआत कर लेते हैं एक्सप्रेस 100 की। लौह पुरुष कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है। प्रधानमंत्री ने उन्हें नमन करते हुए गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित परेड में शामिल हुए। इसमें सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस की विभिन्न टुकड़ियां शामिल हुई। एकता दिवस परेड में सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस की विभिन्न टुकड़ियां शामिल हुई। विशेष एनसीसी शो, स्कूल बैंड, वायुसेना का फ्लाई पास्ट, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का प्रदर्शन भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में आयोजित समारोह में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता की शपथ दिलाई। एकता दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह 31 अक्टूबर का दिन देश के कोने कोने में राष्ट्रीयता के संचार का पर्व बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 25 साल भारत के लिए इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण 25 साल हैं। इन 25 वर्षों में हमें समृद्ध बनना है, विकसित बनना है। एकता दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया युद्ध और अन्य संकटों का सामना कर रही है तब भी भारत की सीमाएं सुरक्षित है। हमें गर्व है कि हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में गुलामी के दौर में बनाए गए गैर जरूरी कानूनों को भी हटाया जा रहा है। आईपीसी की जगह भी भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 160 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। एकता नगर से अहमदाबाद तक हेरिटेज ट्रेन, नर्मदा आरती लाइव के लिए परियोजना, कमलम पार्क, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर के भीतर एक पैदल मार्ग, 30 नई ई बसें, 210 ई साइकिलें और कई गोल्फ कार्ट की शुरुआत भी प्रधानमंत्री ने की। एकता नगर में सिटी गैस वितरण नेटवर्क और गुजरात राज्य सहकारी बैंक का सहकार भवन से जुड़ी परियोजनाएं भी आज पीएम ने शुरू की। केवड़िया में ट्रॉमा सेंटर और सौर पैनल के साथ उप जिला अस्पताल की आधारशिला भी रखी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार पटेल को उनकी 148वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर उपस्थित रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता दौड़ को झंडी दिखाई और कहा कि देश की एकता में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के कटक जिले में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री ने खुद भी दौड़ में भाग लिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा के सांखली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शक्ति स्थल पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह का भी प्रतीक होगा। पीएम मोदी आज अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे। वे देश भर से आए हजारों अमृत कलश यात्रियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का भी शुभारंभ करेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,30,000 से अधिक शीला फलकम निर्मित किए गए हैं। लगभग 4 करोड़ सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोड की गई है और 2 लाख वीरों का वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
मेरी माटी मेरा देश के समापन समारोह में भागीदारी के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिन्होंने एक विशाल अमृत कलश में अपने यहां से लाए गए माटी कलश की मिट्टी भरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान में 6 लाख से ज्यादा गांवों और करोड़ों युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। देश के युवा भारत को 2047 एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के कारण दिल्ली में आज यातायात प्रभावित रह सकता है। सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक पटेल चौक, अरविंदो चौक, महादेव रोड का इस्तेमाल बेहद जरूरी होने पर करने की सलाह दी गई है। दिल्ली के ट्रैफिक विभाग ने मेट्रो के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। पीली और बैंगनी लाइनों पर भीड़ होगी। सुल्तानपुर, सेंट्रल सेक्रेटरिएट और उद्योग भवन समेत 9 स्टेशन पर भारी भीड़ होने की आशंका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से लद्दाख में राज्य के 5वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद यह लद्दाख का उनका पहला सरकारी दौरा है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज से सुनवाई करेगी और कहा गया है कि राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले स्रोतों का पता नहीं होने के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। जांच एजेंसी के अधिकारी उनकी गवाही को रिकॉर्ड करेंगे। राजस्थान में बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। गहलोत की ओर से गारंटियां देने के बाद लोगों से मिस कॉल के जरिए ऐसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने पर भाजपा को आपत्ति है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज सचिन पायलट और पुष्पेंद्र भारद्वाज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल पहले दिन राज्य में 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 8 उम्मीदवारों ने 9 नामांकन पत्र दाखिल किए। राजस्थान में प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 6 नवंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 7 नवंबर को की जाएगी। 9 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीट पर 17 नवंबर को चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से पुर्तगाल और इटली की 4 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर आज से 1 नवंबर तक पुर्तगाल में होंगे। पुर्तगाल यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर पुर्तगाल के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर एस जयशंकर 2 और 3 नवंबर को इटली की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वे इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के साथ बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलवामा में आतंकी हमले में मारे गए एक श्रमिक की हत्या पर शोक प्रकट किया और कहा कि हत्या करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में इस वर्ष पराली जलाने की घटना में 50% से ज्यादा की कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 45 दिन के दौरान पराली जलाने की घटनाएं घटकर 6,300 रह गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग 14,000 ऐसी घटनाएं हुई थी। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। यहां वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में आ गई है। गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, हापुड़ समेत कई बड़े शहरों की आबोहवा खराब हो रही है। नोएडा, गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर रेड जोन में आ गया है। आगरा और कानपुर जैसे में AQI का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। सुबह सुबह इन शहरों में धुंध देखी गई। आज शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। BSE सेंसेक्स 64,300 और निफ्टी 19,200 के लेवल के आसपास कारोबार करते दिखे। आज के टॉप गेनर्स में SBI लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, HDFC लाइफ और टाटा मोटर्स शामिल हैं, जबकि टॉप लूजर्स में सन फार्मा, ONGC, भारती एयरटेल और ब्रिटानिया शामिल है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आज रुपया 83.26 पर कारोबार कर रहा है। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में जमीनी सेना भेजने के बाद भी तेल की कीमतों में नरमी बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड $87.81 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।
देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये है, जबकि 1 लीटर डीजल 89.62 रुपये का बिक रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि प्याज के निर्यात का न्यूनतम मूल्य तय करने के बाद महाराष्ट्र में प्याज की कीमतें पिछले सप्ताह की तुलना में 5 से 9% तक कम हो गई हैं। GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध घाटा कम होकर 190 करोड़ रुपए पर आ गया है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को सिंगूर में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग साइट पर हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में 766 करोड़ रुपए देने के आदेश दिए। टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस की साझा एयरलाइन विस्तारा ने दिल्ली और हांगकांग के बीच दैनिक सीधी उड़ानें शुरू की हैं। मिंत्रा ने 1 नवंबर से शुरू होने वाले दिवाली धमाका की घोषणा की है। मिंत्रा दिवाली धमाका का यह संस्करण पिछली दिवाली की तुलना में 1.6 गुना अधिक स्टाइल की पेशकश कर रहा है। भारत ने WTO के विवाद निपटान निकाय में सुधार के लिए WTO सदस्यों से औपचारिक बातचीत शुरू करने का आह्वान किया है। मोबाइल कांग्रेस 2023 का 7वां संस्करण सफलता के साथ संपन्न हो गया। इसमें तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने भाग लिया। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने कहा कि बीमा कंपनियों को 1 जनवरी से अपने ग्राहकों को पॉलिसी की बुनियादी सुविधाओं के बारे में विवरण प्रदान करना होगा। कोल इंडिया की इकाई साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष में अब तक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को 8.1 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड को 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। खाद्य व्यवसाय संचालकों को दृष्टिबाधित लोगों के लिए पोषण संबंधी जानकारी तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए खाद्य लेबल में QR कोड जैसे प्रावधानों को शामिल करने का निर्देश दिया गया है। अस्थायी श्रमिकों की कामकाजी परिस्थितियों के मामले में डिजिटल मंच ओला और पोर्टर को डिजिटल श्रम मंचों के बीच सबसे कम अंक मिले हैं। टाटा के स्वामित्व वाली बिग बास्केट शीर्ष पर रही है। खाद्य हानि और बर्बादी की रोकथाम पर हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में वैज्ञानिकों ने कहा कि भारत में हर साल लगभग 74 मिलियन टन भोजन नष्ट हो जाता है, जिसे अगर बचाया जाए तो कई लोग अमीर बन सकते हैं। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि सामाजिक संगठनों को विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत है और भोजन की बर्बादी को कम करने के तरीकों का भी अभ्यास करना चाहिए। केंद्र को सरकारी आयुर्वेद और यूनानी दवा निर्माता कंपनी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन के अधिग्रहण के लिए बोलीदाताओं से कई रुचि पत्र प्राप्त हुए हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष और तेज होता जा रहा है। आज संघर्ष का 25वां दिन है। इजरायली सेना गाजा में लगातार जमीनी अभियान बढ़ा रही है और हमास के सैकड़ों ठिकानों पर हमला कर रही है। गाजा पट्टी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,306 हो गई है। हमले में मारे गए लोगों में ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हमास के 4 प्रमुख कमांडरों को मार गिराया है। हालांकि हमास ने कहा कि उन्होंने पूर्व से गाजा शहर में इजरायली टैंकों के घुसने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक विशिष्ट पुलिस इकाई का दौरा किया। उन्होंने विशिष्ट पुलिस इकाई की हौसला अफजाई की। नेतन्याहू ने पुलिस इकाई की तैयारियों को भी जांचा और परखा।
बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम को लेकर देश की स्थिति स्पष्ट की है। प्रधानमंत्री का कहना है कि वे अमेरिका के 9/11 हमले की तरह युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होंगे, क्योंकि यह आत्मसमर्पण की तरह है। पूर्वी यरूशलेम में एक संदिग्ध ने एक इजरायली पुलिस अधिकारी को चाकू मारकर घायल कर दिया। जवाबी हमले में इजरायली पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। घटना के बाद फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के बीच आपसी झड़प की खबरें आ रही है। घटना को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने इजरायली निवासियों से बंदूक और हथियार रखने का आग्रह किया है। गाजा में इजरायली हमले के जवाब में हमास इजराइल के शहरों पर हमला कर रहा है। गाजा की तरफ से दागे गए रॉकेट से नेटिवोट शहर में एक इमारत बुरी तरह तबाह हो गई। गाजा के अलावा इजराइल दूसरे मोर्चे पर भी संघर्ष कर रहा है। इजरायली सेना ने ताज़ा हमले लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल फिलिस्तीन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजराइल ने हमास को आधुनिक युग का नाजी बताया। हमास पर संघर्ष का समाधान नहीं ढूंढने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव आज नेपाल की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। वो गाजा में सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई के पक्ष में हैं। लंदन में ट्राफलगर स्क्वायर में वार्षिक दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया। लोगों ने हिंदू, सिख और जैन समुदाय के परफॉर्मेंस, योग वर्कशॉप और कठपुतली शो का आनंद लिया। अमेरिका में एक प्रभावशाली यहूदी समूह ने भारतीय अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर भरत बरई को भारत, अमेरिका और इजराइल के बीच संबंधों को मजबूत करने के उनके अथक प्रयासों और यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ खड़े होने के लिए सम्मानित किया। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि रूस यूक्रेन संकट के संघर्ष के समाधान पर रूस बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिका ने सेना के लिए जापानी समुद्री खाद्य उत्पादों को खरीदने की घोषणा की है। समुद्री खाद्य उत्पादों से पहले स्कैल्प्स की खरीद के साथ इसकी शुरुआत होगी। मैक्सिको में चक्रवाती तूफान ओटिस से अभी भी जनजीवन प्रभावित है। तूफान ओटिस के बाद मैक्सिको के अकापुल्को शहर के हालात बहुत ही खराब हो गए। अफगानिस्तान के अंतरिम गृह मंत्री सरफराज बुख्ती ने कहा कि अगर अवैध प्रवासी खुद देश छोड़कर नहीं जाते हैं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से निकालना शुरू किया जाएगा। यूरोपीय संघ की कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि यूरोपीय संघ 6 बिलियन यूरो के निवेश के साथ आवश्यक सुधारों को आगे बढ़ाने में पश्चिमी बाल्कान के देशों की मदद करने की योजना बना रहा है। बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अवामी लीग के समर्थकों के बीच झड़प के बाद जनवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले बांग्लादेश में तनाव बढ़ गया है। वनडे विश्व कप में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम आमने सामने होगी। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम होने वाला है। पाकिस्तान ने इस विश्व कप में सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं और 6ठे स्थान पर है। सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए उन्हें यह मैच हर हाल में जीतना होगा। बांग्लादेश की टीम को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है और यह 9वें स्थान पर है। सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी बांग्लादेश की नजर पाकिस्तान का खेल बिगाड़ने पर होगी। कल खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने जीत के लिए 242 रन का लक्ष्य रखा था। श्रीलंका की पूरी टीम 49 ओवर 3 गेंद में 241 रन पर सिमट गई। श्रीलंका की ओर से सबसे ज्यादा 46 रन पथुम निसांका ने बनाए। अफगानिस्तान की ओर से फजल हक फारूकी ने 4 विकेट हासिल किए। जवाब में अफगानिस्तान ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जोहर कप में न्यूजीलैंड को 6-2 से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत के लिए अमनदीप लकड़ा ने 3 और अरुण साहनी ने 2 गोल किए। पुवन्ना चंदुरा बॉबी ने 1 गोल किया। न्यूजीलैंड के लिए ल्यूक एड्रिड ने 2 गोल किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म तेजस की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल होंगे। त्रिनेत्रा हल्दर ऐश्वर्या आयुष्मान जेनियल मेंडोका स्टारर अनस्क्रिप्टेड डॉक्यू सीरीज रेनबो रिश्ता 7 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। फिल्म रोमांटिक टुकड़े का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी हो गया है। रोमांटिक टुकड़े 3 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फुकरे अभिनेता वरुण शर्मा ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। अभिनेता ने स्वर्ण मंदिर में काफी समय बिताया और परमात्मा का आशीर्वाद लिया। अभिनेता नितिन की आगामी फिल्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन का टीजर जारी हो गया है। फिल्म 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म सिंघम अगेन से उनका फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। रणवीर सिंह पुलिस यूनिफॉर्म पहने एक्शन मोड में दिख रहे हैं। अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर की आने वाली फिल्म द लेडी किलर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म 3 नवंबर को रिलीज होगी। अभिनेता कमल हासन की आगामी फिल्म इंडियन 2 की पहली झलक 3 नवंबर को सामने आई। अनिल कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म एनिमल और फाइटर के लिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर कर इस बारे में जानकारी दी है। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल की नई फिल्म रामबाण की घोषणा हो गई है। फिल्म 2025 में रिलीज होगी। फिलहाल फिल्म का प्री प्रोडक्शन जारी है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।